इस कार्यक्रम में अब बस थोड़ा ही समय बाकी है जब हमारे समक्ष हमारे अतिथिगण होंगे और हम उनके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि हिमाचल, धर्मभूमि धर्मशाला। देवियों और सज्जनों नमस्कार। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से मैं आज यहाँ धौलाधार पर्वतमाला के बीच बसे हुए शांत और भव्य शहर धर्मशाला में एकत्रित सभी विशिष्ट अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, विधिक पेशेवरों, शिक्षाविदों, छात्रों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये आयोजन मात्र एक कार्यशाला नहीं है, बल्कि ये परिवर्तनकारी शासन, जन केंद्रित सुधारों और ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक सामूहिक यात्रा का उत्सव है। प्रत्येक नागरिक की न्याय तक पहुंच हो। हमारे सम्मानित अतिथियों के आगमन पर मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने स्थान पर बैठकर इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय परंपरा में प्रत्येक कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होता है। मैं अपने सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। आइए इस शाश्वत प्रार्थना के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मां अमृतम गम्य। अंधकार हटे, प्रकाश फैले, न्याय की डगर आसान हो। आरोग्यं धन संपदः, शुभं कुरुत्वं कल्याणम्। आरोग्यं धन संपदः, शत्रुबुद्धि विनाशाय। दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं, सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं, ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं, ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च, मतिं स्वच्छामि मे सदा। आप सभी का धन्यवाद। सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद। राष्ट्र और उसकी शाश्वत भावना के प्रति अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में अब हम वंदे मातरम प्रस्तुत करते हैं, जो भारत माता के प्रति एकता, त्याग और राष्ट्रीय गौरव के आदर्शों को समाहित करने वाली एक कालातीत श्रद्धांजलि है।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, जो कि महामहिम राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी को शॉल भेंट अर्पित करेंगे। श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, महामहिम राज्यपाल को टोपी और शॉल प्रस्तुत करते हुए जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी श्री नीरज वर्मा जी, सचिव न्याय विभाग, भारत सरकार, वे आगे आएं और श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विधि और न्याय मंत्रालय जी को शॉल और टोपी से सम्मानित करें। मैं श्री नीरज वर्मा जी से अनुरोध करूंगी, सचिव न्याय विभाग, भारत सरकार, कि वे डॉक्टर लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को स्मृति चिन्ह और शॉल और टोपी के साथ स्वागत करें। अब मैं श्री सुरेश कुमार जी, संयुक्त सचिव न्याय विभाग को आग्रह करूंगी कि वे धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुधीर शर्मा जी को शॉल और टोपी से सम्मानित करें। श्री सुरेश कुमार जी हमारे माननीय मंत्री जी को शॉल और टोपी अर्पित करते हुए मैं श्री सुरेश कुमार जी, संयुक्त सचिव न्याय विभाग को आग्रह करूंगी कि वे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री भवानी सिंह पठानिया जी को शॉल और टोपी से सम्मानित करें। सुरेश कुमार जी, संयुक्त सचिव न्याय विभाग को आग्रह करूंगी कि वे श्री नीरज वर्मा जी, सचिव न्याय विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें, शॉल और टोपी के साथ सम्मानित करें। धन्यवाद महोदय। न्याय तभी सार्थक होता है जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और उनका प्रयोग करने के लिए सशक्त हों। आज न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता नामक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हो रही है, जो देश भर में विधिक जागरूकता, विधिक साक्षरता और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित वर्ष भर चलने वाला अभियान है। मैं माननीय राज्यपाल से सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया इस अभियान की औपचारिक शुरुआत करें। रिमोट के बटन से इस औपचारिक कार्यक्रम को शुरुआत करें, औपचारिकता पूर्ण करें। आज धर्मशाला के इस पावन धरती से विधिक जागरूकता और साक्षरता को लेकर एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हो रही है। सभी भारतीयों को उनके कानूनी अधिकारों, उपायों और न्यास तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दिशा स्कीम के अंतर्गत
न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत पूरे देश में नो योर राइट्स इन 90 सेकेंड्स सोशल मीडिया पोल चलाया गया। विधिक जागरूकता एवं साक्षरता से जुड़े देश भर से आए हजारों सुझावों में से कुल 5 विषय का चुनाव किया गया है। अब इन विषयों पर देश के सभी लॉ कॉलेज के बीच एक रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रतिभागियों को विधिक जागरूकता एवं साक्षरता से जुड़ी 90 सेकंड की एक रील बनाकर न्याय विभाग को भेजना होगा। इस मेगा सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट से आम लोगों को आसान और सरल भाषा में उनके कानूनी अधिकारों और मूल्यों के बारे में पता चलेगा। कॉन्टेस्ट से जुड़ी सभी जानकारियां हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस अभियान के तहत पूरे देश में न्याय प्रश्नोत्तरी यानी न्याय क्विज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी मदद से सभी लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और न्याय से जुड़े विषयों के बारे में रोचक और सरल तरीके से जानने का मौका मिलेगा। इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य समाज के हर वर्ग और व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए दिशा स्कीम के अंतर्गत न्याय बंधु प्रोग्राम के तहत सभी अधिवक्ता, लॉ स्टूडेंट्स और शैक्षणिक संस्थानों को प्रो बोनो लीगल सर्विस प्लेज भी दिलाई जाएगी। आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एवं अन्य संबंधित वेबसाइट और न्याय सेतु ऐप पर जाकर ये शपथ ले सकते हैं। न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि विधिक साक्षरता और जागरूकता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब इस अभियान में शामिल होकर एक जागरूक, सशक्त और न्याय सम्मत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार। जैसा कि वीडियो में दर्शाया गया है, न्याय प्रबोध न्याय के प्रति जागरूकता की परिकल्पना साल भर चलने वाले सोशल मीडिया और डिजिटल आउटरीच अभियान के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य विधिक ज्ञान को अधिक सुलभ, आकर्षक और सहभागी बनाना है। एक प्रभावी न्याय प्रदायगी प्रणाली की नींव सुलभता, पारदर्शिता और नवाचार पर आधारित होती है। सभी प्रतिभागियों का औपचारिक रूप से स्वागत करने और आज की कार्यवाही के प्रायोजन को स्पष्ट करने के लिए मैं श्री नीरज वर्मा जी, सचिव न्याय विभाग को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय कृपया पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद महोदय, माननीय स्टेट डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड, माननीय विधायक महोदय, न्याय विभाग के वरिष्ठ अतिथिगण, हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अतिथिगण, राज्य विधि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रतिनिधिगण, विधिक सेवा संस्थाओं, अधिवक्ताओं एवं शिक्षाविदों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियों में स्थित धर्मशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धौलाधार पर्वतमाला की गोद में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि न्याय के प्रति जन जागरूकता, संवैधानिक मूल्यों के प्रसार एवं नागरिकों को सशक्त बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय मंत्रालय का इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का यह अवसर कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। यहाँ हम केवल विचार विमर्श के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि न्याय तक पहुँच को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल न्याय बोध
या अवेकनिंग ऑफ जस्टिस अभियान का शुभारंभ भी कर रहे हैं। यह अभियान विधिक जागरूकता, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के प्रति जन चेतना को नई दिशा प्रदान करेगा। आज के कार्यक्रम में हम प्रो बोनो प्लेज के माध्यम से विधिक समुदाय के सामाजिक जिम्मेदारियों को पुनः रेखांकित करेंगे। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश भर के विधि विश्वविद्यालय, अधिवक्ता एवं विधिक पेशेवर स्वैच्छिक विधिक सेवाओं की संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयास का इस दिशा में अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम के दौरान हम लाभार्थियों के अनुभवों को भी सुनेंगे, जो यह दर्शाते हैं कि न्याय से संबंधित पहल किस तरह लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। किसी भी योजना की वास्तविक सफलता उसके आंकड़ों से नहीं, बल्कि उन नागरिकों के जीवन में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंच रहा है। आज का यह आयोजन सुधार उत्सव यानी रिफॉर्म उत्सव के रूप में भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह न्याय विभाग द्वारा पिछले 12 वर्षों में न्यायिक क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों एवं उपलब्धियों का उत्सव है। न्यायिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, डिजिटल न्याय प्रणाली के विस्तार, न्यायालयों की क्षमता वृद्धि, त्वरित न्याय तंत्र को मजबूत करने तथा न्याय तक पहुंच को अधिक सरल एवं नागरिक केंद्रित करने की दिशा में किए गए प्रयासों ने भारत की न्याय व्यवस्था को नई गति एवं नई दिशा प्रदान की है। अपने संबोधन के समापन में करने से पूर्व मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विधिक सेवा संस्थाओं, अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों तथा इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान करने वाले सभी सहयोगियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। न्याय की खोज तब और सार्थक हो जाती है जब युवा मस्तिष्क की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी होती है। अब हम उन उल्लेखनीय निःशुल्क विधिक सहायता पहलों की एक झलक देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, जो ये दर्शाता है कि विधिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक किस प्रकार बन सकती है। न्याय तक पहुंच एक लोकतांत्रिक समाज की नींव है। भारत सरकार के न्याय विभाग के देखरेख में स्थापित प्रो बोनो क्लब का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री सूर्यकांत ने किया। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के प्रो बोनो क्लब ने कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने आसपास के 4 गांवों को गोद लिया है। इस संबंध में कई मौकों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूनिवर्सिटी के क्लब ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशी समाज को बढ़ावा देने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। क्लब ने पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंपस में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया। इसके अलावा सूचना का अधिकार, घरेलू हिंसा और अन्य सामाजिक कानूनों से संबंधित कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें ट्रेनिंग मॉड्यूल और सामग्री बांटी गई। इस दौरान स्कूलों और कॉलेजों में एंटी बुलिंग और एंटी रैगिंग पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए। महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ दिव्यांगजनों के प्रति समावेशिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रो बोनो क्लब के सदस्यों ने टेली लॉ और न्याय सेतु ऐप के लिए कंटेंट तैयार करने में मदद करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से न्याय तक पहुंच को
बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उपभोक्ता संरक्षण पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम भी नुक्कड़ नाटक के रूप में आयोजित किया गया। यूनिवर्सिटी का प्रो बोनो क्लब माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णा अय्यर के इस कथन को सही साबित करता है और उसे साकार करता है कि कानून गरीबों तक पहुंचना चाहिए, न कि गरीबों को कानून तक। अंत में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने प्रो बोनो क्लब में अमृत काल के पंच प्राण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका समापन एक नाटी की प्रस्तुति के साथ हुआ। यह हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। न्याय विभाग के सहयोग से यूनिवर्सिटी के प्रो बोनो क्लब ने भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में सभी के लिए न्याय तक पहुंच की उच्च संवैधानिक भावना को बढ़ावा दिया है। धन्यवाद। हर सुधार के पीछे एक मानवीय कहानी छिपी रहती है। नीतियों की वास्तविक सफलता दस्तावेजों में नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन से होती है जिनसे वे जुड़ी होती हैं। आइए इन लाभार्थियों की आवाज़ों पर आधारित एक वृत्त चित्र देखें, जिनके जीवन में न्याय तक पहुंच से संबंधित विभिन्न पहलों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन आया है। इसके उपरांत एक संक्षिप्त सीधा संवाद भी होगा। तो पहले देखते हैं ये एक वृत्त चित्र। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। लेकिन पहाड़ों की कठिन राहों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंचना कभी एक बड़ी चुनौती थी। आज भारत सरकार की दिशा स्कीम की पहल ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। पहाड़ों की दुर्गम वादियों से लेकर दूर दराज गाँवों तक अब न्याय पहुंच रहा है हर नागरिक के द्वार। दिशा स्कीम के अंतर्गत टेलीलॉ, न्याय बंधु और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम न्याय के 3 सशक्त आयाम हैं, जो नागरिकों को जागरूकता, कानूनी सलाह और सहायता प्रदान कर रहे हैं। टेलीलॉ के माध्यम से नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन पर पंजीकरण कर विशेषज्ञ पैनल वकीलों से मुकदमे से पहले की कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक एक 4454 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सीधे पैनल वकीलों से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही दिशिका न्याय सेतु AI चैटबॉट के माध्यम से नागरिक AI आधारित कानूनी जानकारी और सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में टेलीलॉ सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। अब तक हिमाचल प्रदेश राज्य में 1,21,000 से अधिक मुकदमे से पहले की कानूनी सलाह प्रदान की जा चुकी है। 3,226 से अधिक CSC केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को उनके गांव के निकट ही कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में टेलीलॉ ने कई लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम समय है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का निवासी हूँ। मेरा बहुत समय से एक जमीनी विवाद चल रहा था, जिसका मुझे कहीं भी हल नहीं मिल रहा था। मैं इस कारण बहुत परेशान हो गया था, परंतु मैं अपने एक मित्र से मिला। उसने मुझे इसके बारे टेलीलॉ सर्विस के बारे में बताया कि किसी भी नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो मैं एक नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में गया, वहाँ अपना केस बताया और उन्होंने मेरा केस रजिस्टर्ड किया। और उसी दिन शाम को मुझे शिमला हाई कोर्ट वकील आकांक्षा मैम की कॉल आ गई और उनको मैंने अपना सारा मैटर बताया और उन्होंने मुझे उसके हल बताया और मेरे मामले का निपटारा हो गया। ऐसी कई कहानियाँ आज हिमाचल प्रदेश में बदलाव की पहचान बन चुकी है। महिलाओं की भागीदारी भी इस मिशन को मजबूत बना रही है। चंबा से किन्नौर, कांगड़ा से लाहौल स्पीति तक टेलीलॉ हर जरूरतमंद तक न्याय की रोशनी पहुंचा रहा है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, यह विश्वास है, यह सशक्तिकरण है, यह डिजिटल भारत की न्याय यात्रा है। टेलीलॉ, न्याय आपके द्वार। आइए मिलकर हिमाचल प्रदेश को न्यायपूर्ण और सशक्त बनाएं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित हो रहे भारत के सभी नागरिकों को
न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करना न्याय विभाग की पहली प्राथमिकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A आर्थिक भौगोलिक विषमताओं के कारण वंचित लोगों को न्याय तक पहुंच एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। न्याय आपका अधिकार है और न्याय विभाग, भारत सरकार आपके साथ है। धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लाइव इंटरैक्शन के लिए मैं पहला नाम बोलने जा रही हूँ समर जिला कांगड़ा जी से। समर जिला कांगड़ा से अपना बात रख सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम समर है। मैं जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मेरा पिछले 2 साल से एक ज़मीनी विवाद का केस चल रहा था जिस पे सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मुझे अपने एक मित्र से पता चला कि CSC में एक टेलीलॉ सर्विस चलाई जाती है जिसके द्वारा अगर हमारा कोई भी केस हो तो हम उसमें रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसका जल्द ही समाधान हो जाता है। तो मैंने अपने मित्र की बात मानी और नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में जाके अपना केस रजिस्टर्ड करवाया और उसी शाम के टाइम मेरे को आकांक्षा मैम हाई कोर्ट वकील शिमला से मेरे को कॉल आया और मैंने उनके समक्ष अपना पूरा ज़मीनी विवाद जो मैटर चल रहा था वो सारा रखा। तो उन्होंने मेरे को पूरा उसका हल बताया कि इस मैटर को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उनके कहने पर वैसे ही काम किया जैसे उन्होंने मेरे को बताया और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि 26 तारीख को मेरी पहली सुनवाई जो है वो होने जा रही है, जो पिछले 2 सालों में कभी नहीं हुई थी। इसके लिए मैं CSC का और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही टेलीलॉ सर्विस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद समीर जी। अगला नाम है निधि जी जो कि जिला कांगड़ा से हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम निधि है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ। मुझे एक रास्ते के बारे में जानकारी चाहिए थी कि वो रास्ता पक्का नहीं हो रहा था काफ़ी सालों से। तो मैंने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि CSC सेंटर में एक सर्विस चल रही है टेलीलॉ के नाम से। तो वहाँ पे उन्होंने वो सर्विस भी फ्री है और उन्होंने बताया कि इसमें डायरेक्ट लॉयर से बात हो जाती है और आपका केस जो है वो अच्छे से वो सुनते हैं और आपको उसके बारे में सलाह भी देते हैं। तो उन्होंने मेरा केस जो है वो रजिस्टर्ड किया और उन्होंने बताया कि जो रास्ता पक्का नहीं हो रहा था उसके बारे में आप RTI लगा सकते हैं और RTI लगा सकते हैं और इस तरह से हमें उनसे अच्छी सलाह मिली। धन्यवाद। धन्यवाद निधि जी। अगला नाम है रोहित, जिला कांगड़ा से। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का स्थायी निवासी हूँ। मेरा जो इशू था वो बैंकिंग के रिलेटेड था, रिफ़ंड। मैंने अपने जो फ़ीस डिपॉजिट करी थी वो मेरे को काफ़ी टाइम से रिफ़ंड नहीं हो पा रही थी। तो इसके रिलेटेड मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे को रिफ़ंड नहीं आ रहा काफ़ी टाइम से। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को एडवाइस करा कि टेलीलॉ में आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हो और उनसे आप एडवाइस ले सकते हो कि मतलब रिफ़ंड नहीं आ रहा तो आप मतलब क्या प्रोसेस कर सकते हो। तो मैंने फिर फ्रेंड ने मेरा केस रजिस्टर कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मेरे को एडवोकेट का कॉल आया। फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी सारी प्रॉब्लम बताई। फिर उन्होंने मेरे को एडवाइस करा कि आप रिटर्न में एक कंप्लेंट उन्हें दे सकते हो, फिर भी वो आपका रिफ़ंड नहीं आता तो हम आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने उन्हें बैंक में रिटर्न कंप्लेंट करी। फिर नेक्स्ट 2 डेज़ में मेरा रिफ़ंड वापस आ गया। मैं टेलीलॉ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इसके रिलेटेड। धन्यवाद रोहित जी। पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने साहसिक सुधारों, तकनीकी नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन द्वारा चिन्हित एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की कल्पना से देश ने न्याय प्रदायकी प्रणाली में अभूतपूर्व प्रगति देखी है। न्याय को घर घर पहुंचाया है और लोगों के उपयोग के लिए आसान बनाया है। न्याय व्यवस्था इस परिवर्तन का अभिन्न अंग रही है। कुछ पहलों जैसे न्यायपालिका के असंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना, टेली लॉ, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम और न्याय सेवाओं तक प्रौद्योगिकी युक्त पहुंच के माध्यम से न्याय को सभी के लिए किफ़ायती, सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इन प्रयासों से न केवल न्याय प्रदायकी प्रणाली का आधुनिकीकरण हुआ है, बल्कि नागरिकों, विशेष रूप से दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वालों को भी विधिक जानकारी और सेवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए सशक्त बनाया है। चूंकि हम न्याय प्रदायकी प्रणाली में उल्लेखनीय बदलाव का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए आइए जो पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार की कुछ प्रमुख उपलब्धियों और परिवर्तनकारी पहलों जिसकी परिणति मिला न्याय बढ़ा विश्वास में हुई है को दर्शाने वाला एक विशेष वृत्तचित्र देखें। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया सुधार उत्सव उपलब्धियों के 12 वर्ष पर वृत्तचित्र देखने के लिए अपना ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत में न्याय तक पहुंच के मायने बदल गए हैं। सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है। अलग अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा किए गए व्यापक न्यायिक सुधारों और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से न्याय व्यवस्था अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बन रही है, जिससे सबको न्याय, हर घर न्याय का संकल्प साकार हो रहा है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए न्याय विभाग की केंद्र प्रायोजित स्कीम जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियाद ढांचे को रूपांतरित कर रही है। न्यायालय के भवनों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों, वकीलों के सभा कक्षों, शौचालय परिसरों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ा रही है। वर्ष 2014 के 15,818 कोर्ट हॉल की तुलना में आज देश में 22,436 आधुनिक कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। वहीं आवासीय इकाइयों की संख्या भी 10,211 से बढ़कर 21,329 हो गई है। न्यायपालिका को और सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 2026 के बीच सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 31 से बढ़ाकर 38 और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में 216 पदों की वृद्धि की गई है। साथ ही इस अवधि के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में 77 तथा उच्च न्यायालयों में 1175 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई फाइलिंग और ई सेवा केंद्र जैसे तकनीकी सहायता तंत्र से नागरिकों को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाया है। 3.68 करोड़ से अधिक डाउनलोड के साथ ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप वादियों और अधिवक्ताओं को मामलों एवं सुनवाई की जानकारी तत्काल उपलब्ध करा रहा है। वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से 10.76 करोड़ से अधिक यातायात चालान संबंधी मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय के संकल्प के साथ दिशा योजना के अंतर्गत टेली लॉ ने 1.13 करोड़ से अधिक नागरिकों को निशुल्क कानूनी सलाह प्रदान की है। 784 जिलों में फैले 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर का विशाल नेटवर्क ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक न्याय पहुंचाने का सशक्त माध्यम बना है।
इसके अतिरिक्त टेली लॉ मोबाइल ऐप तथा निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 14454 के माध्यम से भी नागरिक घर बैठे तत्काल कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अब AI संचालित बहुभाषी न्याय सेतु चैटबॉट इस प्रयास को और सशक्त बनाते हुए न्याय को और अधिक सरल, सुलभ तथा नागरिक केंद्रित बना रहा है। न्याय बंधु पहल के तहत 10,000 से अधिक अधिवक्ता स्वेच्छा से गरीबों और वंचितों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रही हैं एवं कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों से 1.21 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए स्थापित 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने 3.82 लाख से अधिक रेप एवं पॉक्सो मामलों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्याय विभाग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा को अनुदान सहायता देता है और नालसा के जरिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCS योजना को लागू करता है। लोक अदालतों ने 46 करोड़ से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया है, जबकि LADCS स्कीम के अंतर्गत 13.87 लाख से अधिक आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की गई है। न्याय विभाग भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1882 तथा कोर्ट फीस एक्ट 1870 के कुछ प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया है। पिछले 12 वर्षों की ये परिवर्तनकारी यात्रा केवल सुधारों की कहानी नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा भारत जहां न्याय सबके लिए सुलभ, सरल और समयबद्ध हो। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार। महान राष्ट्रों का निर्माण न केवल दूरदृष्टि से होता है, बल्कि उस दूरदृष्टि को क्रियान्वित करने के साहस से भी होता है। अब मैं अनुरोध करूंगी महोदया नेहा गुप्ता जी से, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो मंच पर आएं और पावर पॉइंट प्रस्तुति दें। Thank you, Vandana ji. Honorable Governor Sir, Honorable Minister for State for Law and Justice Sir, all respected dignitaries sitting on dais, other senior colleagues and friends present today in this auditorium. As a part of this regional workshop, Come Reform Utsav, we are here to celebrate 12 years of reforms undertaken by Department of Justice. For this, let me showcase the judicial reforms implemented by Department of Justice through a small presentation. Starting with the first slide, next. We'll take you first to the mandate of Department of Justice quickly. Department of Justice deals with the appointment of Chief Justices and Judges of Supreme Court and High Court of India, along with the other matters like pensions and salaries. Apart from that, Department of Justice also administers various schemes like centrally sponsored scheme for development of infrastructure facilities for district and subordinate courts. For digitalization, we are implementing e-courts mission mode project. For looking into the sensitive cases of women and child victims of sexual offenses, Department of Justice is implementing fast track special court scheme. Apart from that, to provide legal aid to the marginalized section of the society, हम लोग access to justice provide कर रहे हैं, जो आपने अभी टेली लॉ वगैरह देखा, और नालसा के थ्रू। और हम लोग नेशनल जुडिशियल एकेडमी को भी फंडिंग करते हैं टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द जुडिशियल ऑफिसर्स। नेक्स्ट प्लीज। Now, appointment is one of the major mandate of Department of Justice. In last 12 years, to reduce the pendency of cases, Department of Justice has undertaken
various initiatives including the appointment of judges in various high courts and Supreme Court of India, जिसके माध्यम से पिछले 12 सालों में 77 जजेस सुप्रीम कोर्ट में एंड 1175 जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फिलिंग ऑफ वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सैंक्शन पोस्ट बढ़ाने में भी एक इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या जहां 31 से 38 हुई है, वहीं हाई कोर्ट्स में 216 पोस्टों की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ हमने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अमरावती में एक न्यू हाई कोर्ट बेंच स्टैब्लिश की है एंड एक जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट, these are the major flagship schemes being implemented by Department of Justice. I will go through these slides one by one. Next. थैंक यू। सबसे पहले कहीं पे भी प्री लिटिगेशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अराइज होता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अच्छा करें, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस CSS फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहा है। हम अगर देखें तो पिछले 12 साल में हमने इसमें बहुत अच्छी हमने प्रोग्रेस की है। कोर्ट हॉल्स की संख्या में जहां 42% जंप हुआ है, वहीं रेजिडेंशियल यूनिट्स जो अवेलेबल रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं वो डबल हो गई हैं। 10,000 से बढ़कर हम लोग 21,000 का आंकड़ा पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा 3,000 कोर्ट हॉल्स एंड रेजिडेंशियल यूनिट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अगर हम फंड रिलीज़ में आएँ तो भारत सरकार ने पिछले 12 वर्षों में करीब 9,400 करोड़ रुपए इस स्कीम में धनराशि दी है, जो कि जब से इस स्कीम का इंसेप्शन हुआ है वहाँ से 73% जो धनराशि है वो पिछले 12 वर्षों में दी गई है। नेक्स्ट, किसी भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। इसी कड़ी में हमने कोशिश की है एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है न्याय विकास पोर्टल। ये हमने इसरो के माध्यम से, इसरो के कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स को जियो टैग किया है, जिससे कि प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, उनका फिजिकल प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस की। इसमें क्योंकि AI का हम जब बात करते हैं तो हम इसमें AI के थ्रू एक AI एनेबल्ड चैटबॉट भी वर्जन 3.0 में डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम हर जगह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो जुडिशरी में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे कि हम जस्टिस डिलीवरी को ज़्यादा एक्यूरेट बना सकें, एफिशिएंट बना सकें, ट्रांसपेरेंट बना सकें और सिटीजन सेंट्रिक कर सकें। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो 3 फेजेज़ में चल रहा है। फेज़ 1 सबसे पुराना, जिसमें बेसिक कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, नेटवर्किंग की बात की गई थी। उसके बाद हम लोग ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट 2 में गए, जो सबसे लंबा था, और उसमें हम लोगों ने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल लॉन्च किया। उसमें हमने सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को डेवलप किया। जी सर, हमने सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को डेवलप किया और ई सेवा केंद्र बनाया। देन कमिंग टू ई कोर्ट फेज़ 3 जो कि प्रेजेंट चल रहा है, इसमें बेसिकली डिजिटलाइजेशन एंड पेपरलेस कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पिछले 12 सालों के रिफॉर्म में अगर हम देखें तो ई कोर्ट सर्विसेज से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं हमने की हैं, हमने ई फाइलिंग की है, जिससे कि लिटिगेंट को एक शहर में ही बैठ के वो वहाँ से कर सकता है, उसको दूसरी जगह नहीं आना पड़ता। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। ई समन्स हुआ है, जिससे कि जियो टैगिंग हो रही है, फास्टर डिलीवरी हो रही है। उसके अलावा जस्टिस को फिंगर टिप्स पे लाने के लिए हमने ई कोर्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्लीज़।
क्योंकि जुडिशल मैकेनिज़म्स में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसलिए ये एक नया इनिशिएटिव है ICJS प्लेटफॉर्म का, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। दिस इज़ फास्ट ट्रैक। हम अगर बात करें कि फ्रॉम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से स्ट्रेंथनिंग जस्टिस डिलीवरी फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना लॉन्च किया था 2019 में, जिसके तहत 775 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश किए जा चुके हैं, जिसमें से 398 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो कोर्ट्स हैं बच्चों के लिए। इसमें हम लोगों ने 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज़। इस स्कीम के माध्यम से जनरली कोशिश ये रहती है कि जस्टिस त्वरित न्याय मिले, स्पीडिया मिले, जो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोमाइसेस हैं वो डेवलप हो सके, जिससे कि वहाँ पे जो भी बच्चा है, जिसके जो विक्टिम है, उसको एक बिना हिचकिचाहट के अपना बयान वगैरह दे पाए। तो इससे हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिस्पॉन्सिवनेस टू जेंडर बेस्ड क्राइम्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ ये सब आपने टेली लॉ वगैरह के बारे में अभी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज देखी ही है। न्याय सहायक, न्याय सेतु ऐप, वॉइस ऑफ बेनिफिशरीज़ की आपने रियल टाइम में भी सुना है, डॉक्यूमेंट्री भी देखी है। सो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब हम न्याय की बात करते हैं तो क्रिमिनल केसेस का एक बड़ा नंबर है, जिसको हम लोग उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि वनरेबल एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की योजना लॉन्च की गई थी 2023 में। इसमें स्पेशली क्रिमिनल केसेस के लिए एक डेडिकेटेड लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम्स का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट प्लीज़। इस स्कीम का अगर आप अचीवमेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि LADC's ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हुए हैं, स्पेशल डेडिकेटेड LADC's हैं। अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम का बात करूं तो हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में बताना चाहूँगी कि नंबर ऑफ़ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स स्कीम के तहत हम लोग, अगर हम पिछले 1 साल का ही आंकड़ा देखें तो 80,000 के लगभग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रिलीज़ हुए हैं जेल से, जिससे ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स को हम कम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 2 पिलर्स साथ में काम करते हैं, नालसा एंड नेशनल जुडिशल एकेडमी। नालसा अपना लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति से सेटलमेंट करवाता है केसेस का, जिसके वजह से कोर्ट जिसके माध्यम से हम लोग कोर्ट में ज़्यादा केसेस ना जाएं, उसकी कोशिश की जाती है। पिछले 12 वर्षों में अगर हम बात करें तो इवन 2020 से 26 तक 43 करोड़ से ज़्यादा प्री लिटिगेशन नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सॉल्व किए गए हैं। और नेशनल जुडिशल एकेडमी के फंडिंग के माध्यम से हम लोग जुडिशल ऑफिसर्स को बेटर इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग में मदद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये सब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जितने भी प्रयास रहे हैं, ये कंक्लूडिंग स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से हमने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोशिश की है कि सुगम आम जनता को त्वरित न्याय मिले, सुगम सरल न्याय मिले और घर बैठे न्याय मिले। हमने इसमें जुडिशल कैपेसिटी भी बढ़ाई है, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया भी है, मॉडर्नाइज भी किया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, 22 भाषाओं में लाए हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन तक न्याय की पहुंच बढ़ाई है। इस पूरा रिफॉर्म्स को मैं एक टैगलाइन के साथ एंड करना चाहूँगी, मिला न्याय बड़ा विश्वास। थैंक यू। धन्यवाद महोदया। दूरदर्शी नेतृत्व आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदल देता है। अब मैं माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को आमंत्रित करती हूं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने पूरे देश में न्याय तक पहुंच को मजबूत करने और विधिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय मंत्री महोदय, कृपया मंच पर पधार कर यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करें।
आज विधि और न्याय मंत्रालय के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बहुत ही पवित्र शहर में, धर्मशाला में, और एक रिफॉर्म उत्सव का कार्यक्रम भी हम यहाँ से आज शुरू करने जा रहे हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित हैं माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री कविंद्र गुप्ता जी, यहाँ के जो सांसद लोकसभा, मेरे लोकसभा में साथी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी अभी उपस्थित थे, लेकिन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए मंच से अनुमति लेकर के अभी अभी गए हैं। हमारे मध्य भवानी सिंह जी पठानिया जी, डिप्टी चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड एवं एमएलए, मंच पर उपस्थित है। आपका स्वागत है भवानी सिंह जी। हमारे धर्मशाला के स्थानीय एमएलए सुधीर शर्मा जी भी मंच पर हैं, और नीरज वर्मा जी जो हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भारत सरकार के हैं, और सुरेश कुमार जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो भी मंच पर है। न्याय विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विधिक सेवा संस्थाओं, विधि विश्वविद्यालयों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधिगण, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित हैं। मैं मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को काफ़ी हाईलाइट किया। सबको धन्यवाद देता हुआ मैं मेरी बात शुरू करता हूं। जो प्रतिभागी आए उन्होंने भी अपनी बात की, और अभी प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आपने सुना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का जन्म संविधान के कोख से हुआ और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अभी संदेश आपने सुना। संविधान में ही आर्टिकल 39A में ये लिखा कि एक्सेस टू जस्टिस, जिन नागरिकों के आने जाने के रास्ते आसान नहीं हैं, दूर दराज में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं, ऐसे लोगों को भी न्याय कैसे मिलेगा? तो आपने देखा होगा कि न्याय बंधु प्रणाली, कॉमन सर्विस सेंटर, इनके माध्यम से, टेली लॉ, इनके माध्यम से वो लोग कहीं अपनी बात कहते हैं और सीएससी का आदमी कहता है सुनिए ये वकील साहब का नंबर है, इनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो वो पूछते हैं वकील साहब कोई फीस लेंगे? तो वो कहते हैं वकील साहब कोई फीस नहीं लेंगे, वकील साहब को फीस भारत सरकार देगी। आप उनको अपनी बात कहिए, वो आपको कानूनी सलाह देंगे, उसके अनुसार आप काम करिए, और जो कानूनी सलाह का पैसा वकील साहब को देना है वो भारत सरकार देगी। ये ऐसे करके ये प्रोग्राम है जो आपके क्षेत्रों में भी चलता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमें ये वर्कशॉप करनी पड़ रही है। और 12 सालों में क्या क्या हमने रिफॉर्म किए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने, उसकी जानकारी देने का कार्यक्रम भी रखा, वो है रिफॉर्म उत्सव। मैं थोड़ा पहले रिफॉर्म उत्सव की बात करता हूं आपके जानकारी के लिए कि इन 12 सालों में 1725 कानून या तो हमने समाप्त कर दिए या उनको संशोधित कर दिया, क्योंकि वो प्रासंगिक नहीं थे, वो आपको परेशान कर रहे थे, उन कानूनों की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे बहुत से कानून थे जो आप भी जानते थे कि इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाप्त कौन करे? नरेंद्र मोदी जी ने यह बीड़ा उठाया कि जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं है
उनको हम समाप्त करेंगे। और वो कानूनों की संख्या क्या है? 1725। ये छोटी संख्या नहीं है जी। 1725 एक्ट्स वी रिपील्ड और इफ नेसेसरी वी अमेंडेड। ये बहुत बड़ा काम हुआ है नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग के लिए। जैसे एक उदाहरण दूं, जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसने अपनी फैक्ट्री में व्हाइट वॉश नहीं किया, कानून में प्रावधान था कि अगर वो व्हाइट वॉश नहीं करेगा तो उसको जुर्माना लगाना है, फैक्ट्री बंद करने का नोटिस देना है। क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी ने कहा भी वो वहां फैक्ट्री चला रहा है, व्हाइट वॉश करनी वो करेगा भाई, उसको भी साफ सुथरा ढंग से रहने का संस्कार है। हमें नागरिकों में विश्वास क्यों नहीं करना? ऐसे बहुत से चेंजेस हुए हैं जी। और जो सबसे बड़े चेंजेस हुए हैं इन 12 वर्षों में, वो चेंजेस तो आपको भी जानकारी है। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में कई जगह क्राउन लिखा हुआ था, तो क्राउन का मतलब क्या? इंग्लैंड करा था, उसकी जरूरत अब थी क्या? उसकी आवश्यकता भी नहीं थी ना। कुछ लोग कहते हैं आपने न्याय संहिता क्यों लेके आए? प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि अंग्रेजों को भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। मुझे भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो मोदी जी न्याय संहिता लेके आए। दोनों में फर्क है, ये कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। जन विश्वास बिल क्या है जी? कई ऐसे मामले हैं जिनमें आपको सजा का प्रावधान था, मोदी जी ने कहा भी विश्वास करो। कहां से शुरू किया? अटेस्टेशन के काम से। ये जो डॉक्यूमेंट आपके होते थे ना, उनको पहले आप गजेटेड अफसर से अटेस्ट करवाने पड़ते थे, मिलता और नहीं था। पहाड़ों में और मुश्किल थी, दूर दराज। और वो कहता नहीं वो तो चले गए साहब, डॉक्टर साहब या लेक्चरर साहब चले गए, वो अभी शाम को आना, वापिस आना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी का विश्वास करिए आप, इनके खुद के डॉक्यूमेंट हैं, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए हुए हैं, ये खुद अटेस्ट करें और हम उसको स्वीकार करें। ये कितना बड़ा काम था जी, ये साधारण काम नहीं था। ऐसे बड़े बड़े सुधार मोदी जी ने किए, इसलिए हम रिफॉर्म उत्सव आज यहाँ धर्मशाला में मना रहे हैं। अब आप देखिए, ये एक विषय अभी आया, ये रोहित करके एक आदमी लड़का यहाँ बैठा होगा, रोहित है क्या? हाँ। अब ये रोहित क्या कह रहा था, इसकी फीस ज्यादा जमा हो गई, अब फीस कोई रिफंड नहीं कर रहा था, तो इसने देखा मैं वकील करूं, इतने पैसे लग जाएंगे। ये सीएससी में गए होंगे, सीएससी में गए ना, तो वहां कहा कि ये वकीलों की लिस्ट है, आपका कोई वकील अगर इस काम को करना चाहता है, कोई छूट गया तो हमें बता देना भाई, हम ऐड करवा देंगे। तो इसमें से किसी को फोन करो। फोन किया, वकील साहब ने सही सलाह दी और एक नोटिस दिया। अब वो फीस देने वाला फीस रिफंड ज्यादा तो ले ली, रिफंड नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही नोटिस गया 2 दिन में हो गया क्या रोहित? कितनी थी फीस रिफंड? कितनी थी? है कितनी थी? 12,000। अब 12,000 रिफंड आया तो रोहित को तो आनंद आया कि नहीं आया? आया। तो आपको नहीं आया क्या आनंद? तो ताली बजा सकते हो ना रोहित के लिए। बैठो भाई रोहित, बैठो। अब एक रास्ते का मामला था, सेटल ही नहीं हो रहा था, आपका था ना? हाँ जी। वो सेटल हो गया। तो ये जो सीएससी की सेवाएं हैं, ये टेली लॉ के माध्यम से आप जो प्रो बोनो क्लब बने हुए हैं, एडवोकेट होंगे यहाँ, एडवोकेट भी है ना यहाँ काफी सभा में, या नहीं है? हाँ काफी है। प्रो बोनो पे मेरे को एक सीआर दास की कहानी याद आ गई। आपकी इच्छा हो तो सुना दूं क्या? सुना दें? चित्तरंजन दास का नाम सुना है आपने? सुना है क्या? वो इस देश में पहले प्रो बोनो एडवोकेट कहलाते हैं, ऐसा माना जाता है। महर्षि अरविंद का नाम सुना है? अरविंदो घोष को सजा हो गई। एक 1907 में सूरत में एक अधिवेशन था कांग्रेस का, उस पे उन्होंने कहा कि खाली ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा,
हमें कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने सोचा ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। उनका एक आर्टिकल था और आर्टिकल लेकर के एक लड़का जो स्वतंत्रता संग्राम का काम करता था तो उधर गया मुजफ्फरपुर में, वहाँ एक अंग्रेज अफसर जा रहा था, बम फेंक दिया किसी ने। अब उसको पकड़ा गया तो उसके थैले में वो अरविंद घोष का आर्टिकल निकला। तो अंग्रेजों ने देखा कि इसके कारण इसने बम फेंका है। अरविंद घोष को पकड़ लिया, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, लेकिन पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो बाद में जब वो जो जज था वो भी ब्रिटिशर था और वो भी अरविंद घोष के साथ पढ़े हुए भी थे, लेकिन उन्होंने देखा क्या करें, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। अब मेरे तो हियरिंग तो पूरी हो गई और सजा सुनाने का समय आ गया। एक अखबार ने छापा कि आज अरविंद घोष को सजा हो सकती है और सजा भी बड़ी। तो सीआर दास कहीं अखबार पढ़ रहे थे, वो बड़े एडवोकेट थे, प्रसिद्ध एडवोकेट थे, उनका पूरा नाम चित्तरंजन दास। तो उन्होंने कहा भी अरविंद घोष को सजा हो सकती है कि हाँ। बोला आज मेरे सारे काम छोड़ो, ये प्रो बोनो, मैं जो पैरवी करने के लिए जा रहा हूं, मैं पोस्टपोन करता हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं इस केस में आर्ग्यू करने के लिए जाऊंगा। जैसे ही सीआर दास जाते हैं कोर्ट में, वो ब्रिटिशर जज पूछता है कि आप कैसे आए, कि मैं अरविंद घोष का एडवोकेट हूं। अरविंद घोष के एडवोकेट हो, आपका कोई कागज आया नहीं? बोला कागज नहीं आया, लेकिन मैं पैरवी करने के लिए आया हूं। बोला आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हो, आपका वकालतनामा नहीं, आपका ये नहीं है, कैसे आर्ग्यू कर सकते हो? इसमें इतने में अरविंद घोष भी वहीं खड़े थे। उनको जज ने पूछा कि अरविंद घोष आपने कोई एडवोकेट किया है? उन्होंने कहा मैंने कोई एडवोकेट नहीं किया है। उसके बावजूद भी सीआर दास ने कहा न्याय तक पहुंचने की जिम्मेदारी जज की भी होती है। अगर मेरा आर्गुमेंट नहीं होगा तो आप न्याय तक नहीं पहुंच सकते। जैसे ऐसा आर्गुमेंट किया, जज ने अलाउ किया और बहुत शानदार बहस की। और क्या कहा, जो ऐसी बहस का जो हिस्सा बना वो पूरे वाइब्रेंट चला। क्या था, जज साहब आप भी मर जाओगे। जज साहब ने देखा क्या कह रही है, और फिर कहा मैं भी मर जाऊंगा, ये अरविंद घोष भी मरेंगे। लेकिन जो अरविंद घोष लिखते हैं ना, ऐसा जज साहब कोई नहीं लिख सकता, इनकी लेखनी हमेशा अमर रहेगी। ऐसे आदमी को मारने की आपके पास क्या प्रूफ है कि ये इसमें सम्मिलित? कोई एविडेंस नहीं था, खाली एक आर्टिकल, क्या प्रूफ है? और ऐसे बहस के बाद जज साहब ने अरविंद घोष को छोड़ दिया। ये प्रो बोनो केस था, सीआर दास ने तय किया मैं लड़ूंगा, फ्री लड़ूंगा। और उसके बाद अरविंद घोष ने जो लिखा वो आज तक अमर है। अमर है ना? सावित्री पढ़ी होगी ना किसी ने, कि नहीं पढ़ी? अरविंद घोष के लिए जोरदार ताली तो बजा दो भैया। वो महर्षि बन गए, महर्षि अरविंद। सीआर दास के कारण छूटे और वो महर्षि बन गए। हाँ, ऊपर जोर से बजा रहे, ऊपर जोर से बजाइए आप थोड़ा सीआर दास के लिए। ऐसा प्रो बोनो, यहाँ भी प्रो बोनो क्लब ऐसा ही है ना, प्रो बोनो के शपथ लेने वाले हो ना आप। ऐसा कोई केस आवे तो जरूर लड़ने के लिए साहस जुटाना, यही न्याय विभाग आपको कहने आया है। आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। माननीय मंत्री महोदय, आपके बहुमूल्य विचारों और प्रेरणादायक दृष्टिकोण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के कार्यक्रम के बहुप्रतीक्षित पलों में से एक की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय को मुख्य भाषण के लिए आमंत्रित करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। राज्यपाल महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, कानून एवं न्याय
तथा संसदीय कार्य मंत्री, सबसे पहले आपका मैं हिमाचल में स्वागत करता हूं। हमारे विधायक श्रीमान भवानी सिंह जी पठानिया, श्रीमान नीरज वर्मा जी, सचिव न्याय मंत्रालय, श्रीमान सुरेश कुमार जी, संयुक्त सचिव, श्री हेमराज बैरवा जी, डीसी कांगड़ा, श्री अशोक रत्न जी, एसपी कांगड़ा, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला। धर्मशाला की इस पावन एवं सुरम्य धरती पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। मैं भारत सरकार के न्याय विभाग को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे सभी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, शिक्षाविद हैं, विधि विशेषज्ञ हैं तथा प्रतिभागियों का हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिमाचल हमारी देवभूमि है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों के लिए विख्यात है। हमारी परंपरा सदैव न्याय, करुणा, समानता और लोक कल्याण की रही है। इसीलिए न्याय और प्रत्येक नागरिक की सहज और समान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। उसके साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भी है। देवियों और सज्जनों, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर टिकी हुई है। हमारा संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक की जो गरिमा है और न्याय तक समान पहुंच की गारंटी भी देता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में निहित अनुच्छेद 39 का राज्य को ये दायित्व सौंपता है कि आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की अक्षमता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे और उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो, जो कि भारत सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का भी बड़े दिल से धन्यवाद करता हूं। न्याय केवल न्यायालयों में निर्णय प्राप्त करने का विषय नहीं है। न्याय का वास्तविक अर्थ है एक ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे, जहां अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए और जहां विधि व्यवस्था नागरिकों के जीवन की अधिक सुगम और गरिमापूर्ण बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश जैसे जो पर्वतीय राज्य हैं, राज्य में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना विशेष महत्व रखता है। हमारे अनेक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं, जहां नागरिकों तक सेवाएं पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विधिक जागरूकता अभियान और स्थानीय स्तर पर सहायता तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे प्रसन्नता है कि दिशा जैसी अभिनव पहल के माध्यम से न्याय को नागरिकों के द्वार तक पहुंचने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीला, न्याय बंधु और लीगल लिटरेसी एवं लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम न्याय को अधिक सुलभ, समावेशी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। विशेष रूप से टेलीला कार्यक्रम के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए विधिक परामर्श प्राप्त करना अत्यंत सरल बना दिया गया है, जिसके बारे में हमारे मंत्री जी ने हमें बताया है। हिमाचल के सभी जिलों में हजारों कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से जो विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है वह इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार तकनीक और सुशासन मिलकर के सामाजिक न्याय को सशक्त बना सकते हैं। आज आरंभ हो रहे न्याय प्रबोध
अवेकनिंग ऑफ जस्टिस अभियान का मैं विशेष स्वागत करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विधिक जागरूकता ही न्याय तक पहुंच का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार आज आरंभ किया गया जो प्रो बोनो प्लेज विधिक पेशे की सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रेरणादायक उदाहरण है। मैं अधिवक्ताओं और विधि विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि वे समाज के कमज़ोर, वंचित, जरूरतमंद वर्गों के निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करें। इस अभियान के साथ जुड़ें। न्याय तभी सार्थक है जब तक वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक ना पहुँचे। प्रिय साथियों, आज का सुधार उत्सव भी विशेष महत्व रखता है। वह केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि न्याय के जो क्षेत्र में हर व्यापक जो परिवर्तन, प्रगतिशील सुधारों का उत्सव है। पिछले वर्षों में न्यायिक अवसंरचना का विस्तार, डिजिटलीकरण और ई कोर्ट्स न्यायालयों की क्षमता वृद्धि और डिजिटलीकरण, ये जो क्षमता वृद्धि है, इसके साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और विधिक सहायता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण ने न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाया है। इन सुधारों ने ईज ऑफ जस्टिस की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। आज न्याय पहले की तुलना में अधिक सुलभ, सरल और समयबद्ध हुआ है। ये परिवर्तन विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रिय साथियों, भारत का भविष्य आपके हाथों में है। आप कल के नागरिक नहीं, बल्कि आज के परिवर्तनकारी नेतृत्व हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संविधान को केवल एक पाठ्य विषय के रूप में ना देखें, बल्कि उसे जीवन में मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में माना जाए। एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव है जब हमारे जो युवा है जागरूक, उत्तरदायी, संवेदनशील और कानून के प्रति सम्मान रखने वाले होंगे। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनेगी। अंत में मैं विश्वास व्यक्त करता हूं, इस क्षेत्रीय कार्यशाला में होने वाले विचार विमर्श, अनुभवों का आदान प्रदान और नीति संवाद न्याय तक पहुंचने को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं न्याय प्रबोध अभियान तथा सुधार उत्सव की सफलता के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। महामहिम, आपके ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में अब हम अपने सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मैं नामित अधिकारियों से निवेदन करती हूं कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान करने में कृपया सहायता करें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री नीरज वर्मा जी, सचिव न्याय विभाग, भारत सरकार। वे आएं और हमारे आज के महामहिम राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं श्री नीरज वर्मा जी से पुनः अनुरोध करती हूं कि श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं श्री सुरेश कुमार जी, संयुक्त सचिव न्याय विभाग को आग्रह करती हूं कि वे श्री नीरज वर्मा जी, सचिव न्याय विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ निदेशक श्री यशस्वी कुमार जी को कि वे संयुक्त सचिव न्याय विभाग, भारत सरकार, श्री सुरेश कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
आप सभी का धन्यवाद महोदय। मैं श्री सुरेश कुमार जी, संयुक्त सचिव न्याय विभाग को आग्रह करती हूँ कि वे फतेहपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री भवानी सिंह पठानिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी का धन्यवाद महोदय। प्रत्येक सफल आयोजन सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता और सहयोग से ही होता है। अब मैं श्री सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव न्याय तक पहुंच न्याय विभाग को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आमंत्रित करती हूं। महोदय कृपया पधारें। माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नीरज वर्मा, सचिव न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, श्री भवानी सिंह पठानिया जी, एमएलए फतेहपुर, डिप्टी चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड, शिक्षाविद, अधिवक्तागण, विद्यार्थीगण और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है। देवभूमि हिमाचल केवल प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं बल्कि सेवा, त्याग, सद्भाव, तपस्या और समर्पण की समृद्ध परंपरा का भी प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे प्रेरणादायक वातावरण में न्याय विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अब समापन की ओर अग्रसर है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने इस आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया है तथा न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे प्रयासों को नई दिशा दी है। मैं सचिव न्याय विभाग भारत सरकार के प्रति भी अपना विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में न्याय विभाग सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस सिस्टम को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सहयोग है और बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मैंने इसी कॉलेज से, इसी कैंपस में 1987 में ग्रेजुएशन की थी। आज हमने 12 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जाना है। आज के कार्यक्रम से यह स्पष्ट है कि न्याय तक पहुंच केवल एक संस्थागत दायित्व नहीं बल्कि एक शेयर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं स्थानीय पुलिस प्रशासन, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अन्य सभी कर्मचारी, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तथा इस आयोजन से जुड़े सभी सहयोगी संगठनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हो सका। यह कार्यक्रम न्याय के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का अवसर बना है। मैं आज की सार्थक चर्चाओं, विचार विमर्श और सहभागिता के लिए आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं इस क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सभी को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आज के विचार विमर्श आने वाले समय में ठोस कार्यों और ज़मीनी स्तर पर सभी के लिए सुलभ, किफ़ायती और समावेशी न्याय की दिशा में सकारात्मक परिणामों के रूप में परिलक्षित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से और सभागार में उपस्थित दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।